अभी चंद दिन हुए आपसे एक व्लॉग में गुफ्तगू हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दोस्त मेरा जो इस पेज पर ही इसी तरह आपसे जिस तरह गुफ्तगू होती है इसी तरह उससे दोस्ती हुई थी। एक नौजवान कराची से ताल्लुक़ रखने वाला, वो बिन गाजी में फंसा हुआ है और वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचना चाहता था। उसने किसी एजेंट को पैसे दिए, उस तरह से फिर वो लीबिया पहुंचा और लीबिया में वो एजेंट तो गायब हो गया और अब वो वहां रुका हुआ है और वहां जो दूसरे लोग हैं वो उससे 35 लाख 40 लाख रुपए इस तरह मांग रहे हैं और उस वक्त वो एक जगह पर जो समझे कि कैद की हालत में है, ना उसके पास अब वापसी का रास्ता है ना आगे बढ़ने का। मैं आपको आज चौधरी सुहेल की कहानी सुना रहा हूं। चौधरी सुहेल, इस पूरी कहानी में मैंने नाम ज़ाहिर है तब्दील कर दिया ताकि वो शनाख्त जाहिर ना हो, लेकिन इस कहानी में मैं जो कुछ आपको सुना रहा हूं वो हर्फ बहर्फ सच है। चौधरी सुहेल से मैंने कुछ अरसे पहले इंटरव्यू किया था और 2016 में मैंने उसे एडमनी में वहां पर भी मैंने इंटरव्यू किया था। मेरे पास उसके कुछ मैसेजेस थे और उस अंदाज से सोशल मीडिया के जरिए उससे दोबारा मेरी बात हुई, कुछ अरसे पहले की बात है और अब वो जर्मनी में है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि गैर कानूनी रास्ता कितना खौफनाक है आज आपको पूरी तफसील बता रहा हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो ये डंकी और एजेंट को पैसे दे के ये बड़े आसान समझते होंगे, उनको लगता होगा कि कोई मसला तो नहीं है, आप पैसे दे देंगे और वो एजेंट आपको बड़े आसानी से पहुंचा देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये इतना आसान है नहीं। चौधरी सुहेल का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। उन्हें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। वहाँ कई लोग हैं ना जिनको नौकरी वोकरी नहीं मिलती, तो वो यही समझते होंगे कि यूरोप पहुंच जाएंगे तो उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। वो बताते हैं कि वो इस्लामाबाद से लाहौर पहले पहुंचे। एक एजेंट के जरिए उन्होंने यूरोप पहुंचने का प्लान बनाया था। उसे कहा गया कि वो लाहौर पहुंचे। वो लाहौर पहुंचे तो वहां पर चंद दीगर अफराद भी थे। चौधरी सुहेल का एक रिश्तेदार जो उसकी बहन का मंगेतर भी था, वो पहले ही यूनान में था और उसी ने उस एजेंट का उनको पता भी बताया था। चौधरी सुहेल बताते हैं कि वहां से हम सिब्बी पहुंचे। पहले सिब्बी आए और उसके बाद फिर वहां एक दिन क़याम के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें एक पिकअप के जरिए ईरान के बॉर्डर की तरफ भेज दिया। और फिर वो बताते हैं कि वहां पर एक तवील सहरा तरह का इलाका था, सहराई इलाका। और सहराई इलाके के बाद चलते हुए जब हम वहां चल रहे थे तो कई जगहों पर पैदल चलना था क्योंकि गाड़ी में छोड़ के चली गई थी वापस। तो बहुत सारे लोग थे, उनको कहा गया था पहले ही कि ज्यादा सामान ना रखें, तो बैग जो थे वो बिल्कुल उसमें बहुत थोड़ी सी चीजें थी क्योंकि उठा के चलना था। फिर उन्होंने बताया कि आगे एक संगलाख रास्ता था और वहां पर वो चलना था और मुसलसल चलना था। और उस बीच में उन्होंने बताया कि एक शख्स आगे था और एक शख्स पीछे था और उनके हाथ में हथियार थे, पिस्तौल थे। फिर वो बताते हैं कि वहां चलते हुए उनकी थकन और नींद से इतनी बुरी हालत थी क्योंकि उसमें कई दिन चलना था और सोने का वक्त बहुत थोड़ा दिया गया था। तो बीच में जो वक्फा था वो बताते हैं उस वक्फे में मेरी आंख लग गई और इस बीच में वो लोग चले गए। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने जुमला सुना था कि वो जब चले गए तो मेरे दिमाग में ये था कि पीछे का रास्ता तो अब है नहीं और आगे का रास्ता भी नहीं है, तो होगा क्या, क्या हुआ होगा। तो वो बताते हैं कि मैं वहां चीखता रहा क्योंकि उस वक्त ना मेरे पास मोबाइल था ना मेरे पास कोई और चीज थी। मैं चीखता रहा कि अब मैं क्या करूं क्योंकि कोई नहीं था वहां पर। कहने लगे फिर मैं उस रास्ते पर जहां मुझे लगा कि वो पानी की बोतलें फेंक के नजर आई तो मैं उस तरह से चलता गया उस रास्ते पर। बकौल चौधरी सुहेल के कि उन्होंने कई जगहों पर वहां इंसानी ढांचे भी मिले, यानी वो लोग जो उस रास्ते में रह गए होंगे और मर गए होंगे। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी तरह से कोई एक आध दिन पूरा खर्च करके उन्हें आगे बत्ती नजर आई। वो जो बत्ती थी वो ईरान का साहिल था, ये ईरान की सरहद थी और वहां से वो ईरान के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि वो जायदान जो इलाका है ईरान का, वहां पर पहले पहुंचे और वहां भूख और नकाहत से उनका बुरा हाल था। वहां वो किसी जगह पर बेहोश हो गए
उनका कहना था कि मैं जब उठा तो 2 बच्चे मेरे ऊपर झांक रहे थे, जगा रहे थे मुझे। मैं उनके साथ उनके घर पे पहुंचा। वहाँ मुझे उन्होंने बहुत बस जो खाना था वो बताते हैं कि बहुत अच्छा खाना नहीं था, लेकिन वो ज़रा भूख उनकी बुरा हाल था, उन्होंने वो खाया। और उसके बाद खैर उन्होंने बहुत तफसील से बताया, लेकिन मैं बहुत सारी तफसीलात हटाते हुए उन्होंने किसी शख्स को पैसे दिए और वहाँ से उसको लेके जो जायदान का वाकई शहर है उस जगह तक, शहर तक लेके गए उसको। उससे पहले वो किसी कस्बे की तरफ थे, सरहद के पार किसी कस्बे। वहाँ से वो जायदान पहुँचे। जायदान से फिर उनका राब्ता हुआ और उस एजेंट के ज़रिए, जिस एजेंट ने उनको पहुँचाया था, उसने फिर वो कुछ 2 दिन के बाद वहाँ किसी और जो पीछे से टीम आ रही थी उसके साथ उन्होंने, क्योंकि उसको पता था जायदान से ही जाएंगे, तो जायदान से उनको एक गाड़ी में बकौल उसके वो जो एक पिकअप थी उसमें कई लोग थे, यानी जिसको कहते ना बंदे पर बंदा लिटा के वो उन्होंने भर के वो तुर्क सरहद की तरफ उनको भेजा। रास्ते में वो बताते हैं कि कई लोग थे जिनके पास यानी जो दम घुटने से उनमें यानी दम घुटने वाली कैफियत थी। बकौल उनके इस रास्ते में 2 लोग मर गए थे उस गाड़ी में। खैर फिर वो बताते हैं कि तुर्क सरहद के करीब जब हम पहुंचे, मैं बहुत सारी इसमें डिटेल्स निकालता जा रहा हूं क्योंकि बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ, मेरे पास तो खैर वो पूरा एक इंटरव्यू की सूरत में भी मौजूद है, लेकिन अहम बात यह कि वो बताते हैं तुर्क सरहद पर जब गए तो वहां पर फायरिंग का वाकया भी पेश आया, क्योंकि तुर्क लोग थे या तुर्क जो बॉर्डर सिक्योरिटी थी वो अंदर नहीं आने देना चाहती थी। तो वहां पर बहरहाल वो किसी तरह से तुर्की में पहुंचे, लेकिन इस बीच में उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब तुर्की में पहुंच के उनका कहना था कि तुर्की में उनका कयाम काफी दिन तक रहा। इस बीच में उन्होंने वहां काम भी किया कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए। फिर वो एक बोट के जरिए ईरान पहुंचे। अच्छा, वो बताते हैं कि ईरान में गए तो यूनान पहुंचे, और यूनान में जब पहुंचे तो वहां फिर फंस गए, क्योंकि फिर ना तो उनके पास पैसे थे और ना, और वो जो एजेंट था वो अब राब्ते में आ रहा था जिसने वो पैसे घर वालों से ले लिए थे। यानी आप ये देखें कि यूनान पहुंचने पर उसने पूरे पैसे घर वालों से यूरोप पहुंचाने वाले ले लिए थे, जो भी उन्होंने तय किए होंगे, 15-20 लाख या 30 लाख, वो पैसे ले लिए उन्होंने। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वहां पहले कोस के जजीरे में रहा, फिर कोस के जरिए से निकल के मुख्तलिफ तरीके से किसी शिप के जरिए फिर मैं मेनलैंड यूनान पहुंचा, और यूनान एथेंस में वो कुछ दिन रहा। एथेंस से फिर वो एडमनी पहुंचा, और एडमनी में मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा मेरी उससे मुलाकात जब मैं एडमनी गया था मकदोनिया के सरहद के करीब, तो वहां मैंने उससे पहली मुलाकात की थी। और फिर मैं तो खैर वहां से, उस वक्त मकदोनिया ने सरहद बंद कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं तो वापस आ गया। लेकिन उसने बताया कि एडमनी में वो कई दिन रुका रहा, और फिर उसका कहना यह था कि वो किसी तरह से वो क्रोएशिया पहुंचा, और क्रोएशिया से एक जो ट्रक था जो ठंडा, जिसमें जो रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक है, उसमें वो अपने उस कजिन के साथ, या जो उसकी बहन का मंगेतर था उसके साथ वो जर्मनी पहुंचा। लेकिन इस बीच में उसका कहना यह था कि रास्ते में उसका जो कजिन था वो मर गया सर्दी से। पुलिस ने उसको, जब यहाँ जर्मनी की सरहद में दाखिल हुआ, तो पुलिस ने वहां उस ट्रक को रोका, और वहां रोक के जब तलाशी ली तो उसमें 15 लोग थे उस ट्रक के अंदर, और उसमें एक उसका जो कजिन था वो मुर्दा हालत में पाया गया, और भी चंद लोग थे जो मुर्दा पाए गए। और यहाँ से वो अस्पताल पहुंचा, और उसने बताया कि इस अंदाज से मैं जर्मनी पहुंचा था। लेकिन यहां पर पहुंच के भी वो कोई बहुत कामयाब ज़ाहिर है उसकी हालत नहीं थी, क्योंकि जब मेरी उससे आखिरी दफ़ा बात हुई तो वो बहुत ही कामयाब यहाँ पर सिलसिला नहीं था। उसकी वजह यह है कि जर्मनी पहुंचने के बाद सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आता है, और यूरोप भर में जो मसला पेश आता है, वो है ज़ुबान का। आप कितने भी तालीम याफ्ता हों, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं यानी गैर कानूनी तौर पर पहुँचते हैं, तो फिर मसला ये होगा कि आप जब पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं तो उसमें कई साल का अरसा लग जाता है। इस बीच में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती नहीं। इस बीच में ज़ाहिर है, अगर आप यानी जो आपकी जॉब है, अगर आप मिसाल के तौर पर आप सिविल इंजीनियर और 4-5 साल तक आप पूरे सिस्टम से ही आउट हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है आप वापस फिर क्या पहुँचेंगे, और इस बीच में जो आपकी नॉलेज है वो क्या पहुँचेगी। और दूसरा, पाकिस्तान में आप जिस मयार तालीम के हैं, यूरोप में उस मयार तालीम से आगे है दुनिया, तो आप पहले ही पीछे रह चुके होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास जुबान भी ना आए आपको, दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है और जुबान आप सीखते भी हैं,
तो भी वो जुबान ऐसी नहीं होती कि आप हाई सोफिस्टिकेटेड किस्म की ड्राफ्टिंग कर सकें, लिख सकें। वो बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल वो जो लोग यहाँ पर पहुंच भी जाते हैं वो फिर कामयाब नहीं हो पाते, बड़ा उनके लिए मसला होता है। तो उसका कहना यह था कि काश मैं वापस पाकिस्तान ही रहता और वहां पर मैं अपना कुछ काम करता, तो इससे तो हालात बेहतर होते। यहाँ पर वो एक आम सी नौकरी कर रहा था, और जिसमें, और अब तक उसका, मजे की बात है कि अब तक उसका जो सेटलमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाई है पूरी तरह से। तो बताना ये चाह रहा हूं कि ये तो एक की कहानी है, इस बीच में कई लोग मर गए रास्ते में। उसने तो बताया था कि ईरान में एक जगह पर वो फायरिंग का वाकया भी हुआ था, और वहां पर उसका एक दोस्त था जो जख्मी हुआ था। और मजे की बात है कि एक बंदा वो जो वहां जख्मी हुआ, वो जर्मनी पहुंचने के बाद जर्मनी में वो टांग के कैंसर का शिकार हुआ और मर गया। यानी वहां जो गोली लगी थी उसका इलाज हुआ था, लेकिन वो जो गोली का जो गालिबन जो उसका धुआं था, या जो गोली का जो बुलेट का जो धुआं होता है या जो उसका बारूद होता है, उसकी वजह से उसको टांग में वो जो कैंसर था, या यानी कैंसर का कोई मामला हुआ, जो बाद में फिर वो यहाँ जर्मनी में वो बंदा एक फौत हो गया। तो बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही खौफनाक रास्ता है। यही पढ़े लिखे लोग बहुत आसानी से अगर यूरोप में दाखिला ले लें, तो कम से कम ये मामला निकल जाएगा कि आप जब यहाँ आएंगे, आप दाखिला लेते हैं तो यहाँ की डिग्री आपको मिल जाएगी, और जब आपको यहाँ की डिग्री मिल जाए तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी नौकरी ढूंढने में भी अपने शोबे में, और साथ ही यहाँ पर सेटल होने में। क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलता है, और साथ ही आपके पास आपके आसपास लोग होते हैं, उनसे भी आप जब गुफ्तगू करते हैं तो जर्मन जुबान आपकी, या उस मुल्क की, जिस भी यूरोपीय मुल्क में आप हैं, फ्रांस है या इटली है या कहीं भी है, वहाँ आप जुबान बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा आसानी नहीं होती है। तो मेरी राय में, जो उस दिन मैंने गुफ्तगू भी की आपसे, आज इस तफसील से गुफ्तगू करने की वजह भी यही है कि हमेशा कोशिश करें कि पहले से प्लान करें, आसान रास्तों की तरफ मत जाएं। मुश्किल रास्ता आपको लगता है बज़ाहिर कि आप दाखिला लेंगे तो फिर मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई तो अब मैं दाखिला दूंगा। आप यकीन कीजिए, मैं जब यहाँ जर्मनी आया था तो मेरी एज 28 साल थी। यहाँ आके मैंने फिर पढ़ाई की, यानी यहाँ गया, मैं यूनिवर्सिटी गया। हालांकि इससे पहले मेरे पास बरतानिया से भी डिग्री थी, ऑस्ट्रेलिया से भी डिग्री थी, कराची से भी डिग्री थी, लेकिन यहाँ आके मैंने फिर पढ़ा, और इस बीच में मैंने जर्मन जुबान भी सीखी। क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मैं तो वर्क वीज़ा पर आया था, मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्टर के तौर पे आया था। तो मेरे लिए एक तो चांस था कि मैं जॉब ही करता रहता, दूसरा ये चांस था कि मैं अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाता, और वो मेरे ख्याल में अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से इसका मतलब है। और आप वैसे भी जब यंग होते हैं तो आप सीख भी जल्दी जाते हैं चीज़ें, और आपके पास मौका ये होता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं। तो मेरी राय में कोशिश कीजिए कि जो नौजवान हैं और वाकई यूरोप ही आना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि पाकिस्तान उनके लिए जगह नहीं है, तो फिर वो कानूनी तरीके से आए, अपनी जान को किसी ज़रूरत में ख़तरे में न डालें, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए आज जो चौधरी सुहेल की मैंने आपको कहानी सुनाई, उम्मीद है कि इस कहानी और इस कहानी से जुड़ी जो करख्त और मुश्किल डिटेल्स हैं उनको सीख के, समझ के आप आइंदा कोई फैसला करें तो करें। मेरी राय में गैर कानूनी हिजरत एक बहुत ही तकलीफ दे, बहुत मुश्किल, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। इस रास्ते को अवॉइड करें, और ख़ास तौर पर एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। वो आपके पैसे ज़ाया करा देंगे, बहुत सारे पैसे ज़ाया करा देंगे, आपको आपके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा देंगे कि आप ना वापसी कराएंगे ना यहाँ सेटल हो सकेंगे। इसलिए कानूनी, अगर हिजरत करना ही हो तो फिर कानूनी हिजरत कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग अगर वो यहाँ यूरोप पहुंचे हैं और कानूनी या गैर कानूनी तरीके से पहुंचे, तो अपनी आप कहानी हमसे बांटें इससे, ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। तो ख्याल रखिएगा। आदाब।